बताइएगा पीएचपी स्टैंड फॉर क्या होता है? थोड़ा मतलब गले को भी इशू है, तो आस्ता आस्ता मैं हो जाऊंगा। पीएचपी स्टैंड फॉर किसी को पता हो कि पीएचपी स्टैंड फॉर क्या होता है, अगर किसी ने पढ़ा हो? पीएचपी का पहले मतलब होता था पर्सनल होम पेज। पीएचपी स्टैंड फॉर होता था पर्सनल होम पेज, बट प्री प्रोसेसर अभी इसका है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मतलब बनता कुछ भी नहीं है। पीएचपी किधर हाइपर टेक्स्ट है प्री प्रोसेसर और किधर पीएचपी है, बट अभी हम इसको ऐसा बोलते हैं जब भी पीएचपी की बात की जाती है तो प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर हम पीएचपी को बोलते हैं। तो पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। जब हम सर्वर साइड लैंग्वेज की बात करें तो इसमें मतलब है कि सर्वर की इन्वॉल्वमेंट होगी, सर्वर इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर। और जब सर्वर इन्वॉल्व होता है तो इसका मतलब डाटाबेस की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। सर्वर पे डाटाबेस बनता है, आपका डाटा सारा होता ही डाटाबेस के अंदर है, तो डाटाबेस सर्वर पे बनता है। तो जब मैं इसको कहता हूँ सर्वर साइड लैंग्वेज, तो जाहिर बात है सर्वर के साथ डील करेगी। मतलब इसका डाटाबेस बनेगा, डाटाबेस के साथ हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा डाटा को सेंड करने के लिए, डाटा को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, तो पीएचपी क्या है? एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। ये क्या करती है? आपके ब्राउज़र और सर्वर के बीच में काम करती है। मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको कहा कि जब आप अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो आप एक बड़े नेटवर्क का, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, आपका मोबाइल एज ए क्लाइंट डील कर रहा होता है। आवाज़ बन रही है? आवाज़ सही आ रही है? कुछ कुछ तो आपका जो मोबाइल या आपका लैपटॉप है एज ए क्लाइंट डील कर रहा होता है। तो आप अपना ब्राउज़र ओपन करते हो, मोबाइल के अंदर आप टाइप करते हो कुछ भी, पाकिस्तान दिस एंड दैट, कुछ भी लैपटॉप वगैरह आप टाइप करते हो, तो आपका रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को मैच डिसमैच करता है, उस पर प्रोसेस करता है, फिर उसको आपको रिस्पॉन्स करता है आपके ब्राउज़र पे। ठीक है, तो आपका मोबाइल एज ए क्लाइंट डील कर रहा था, आपने रिक्वेस्ट भेजा सर्च इंजन के थ्रू, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास गया, सर्वर ने उस पर प्रोसेस किया। प्रोसेस क्या होता है वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोसेस क्या, उस रिक्वेस्ट को पकड़ता है, उससे मिलते जुलते रिजल्ट्स मैच करके आपको शो करवाता है। सर्च का यही तो होता है ना, फाइंड करना, कि इसके अबाउट चीज़ को फाइंड करके लाएं। वो गूगल का जो सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन, वो बहुत सियाना है, बहुत मतलब एफिशिएंट है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो हमारा पीएचपी का मेन मकसद क्या है? पीएचपी सर्वर साइड लैंग्वेज है, सर्वर और ब्राउज़र के बीच में काम करती है। मतलब इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा HTML क्या होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सॉरी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, पेज में कंटेंट को ऐड करने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं। पेज में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं। पेज में हम एलिमेंट्स को लगाने के लिए, कोई भी एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, कोई भी कंटेंट लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML को। फिर हम उस कंटेंट को ऐड किए गए कंटेंट को लेआउट देने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए, स्टाइल लगाने के लिए, अलाइनमेंट देने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS। ठीक है, कि जो भी वो डिज़ाइन है उसको हम डिज़ाइन लगाने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैंने जस्ट आपको HTML करके दिखाया, फिर मैंने आपको HTML के साथ CSS करके दिखाया, फिर मैंने आपको HTML के साथ जावास्क्रिप्ट करके दिखाया। ठीक है, मतलब HTML के साथ हमने CSS भी किया, जावास्क्रिप्ट भी किया। तो इनका एक मजमुआ वेबसाइट के अंदर होता है इन 3-4 चीज़ों का। अगर तो स्टैटिक वेबसाइट है फिर PHP का कंसेप्ट नहीं आपको पता है, फिर PHP साइड पे हो गया आपका, PHP का कंसेप्ट नहीं रहा उसमें, क्योंकि सर्वर स्टैटिक वेबसाइट है, सर्वर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको पता ना स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट, मैंने बड़े डिटेल के साथ स्टार्ट में पढ़ाया था। अगर मुझे कोई डिफाइन करके बता दे व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट, व्हाट इज डायनामिक वेबसाइट, कोई डिफाइन कर दे बच्चा, माइक ऑन करके डिफाइन कर दे स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, डायनामिक वेबसाइट क्या होता है। कोई बच्चा हम बता दे, अंदलीब बता दे। सर स्टैटिक तो होता है ना जो साकेत है, मतलब कि हमारे पास जो यूजर जो है ना, मतलब हम आ रहे हैं वेबसाइट पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चेंज नहीं हम कर सकते। डायनामिक में मतलब ये कि हमारे पास होता है होल्ड के हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, स्टैटिक वेबसाइट आपका स्टैटिक मतलब साकन रुका हुआ वेबसाइट आपका, मतलब अपडेटेबल नहीं है, जिसमें आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं आप तो आपको कोड ओपन करना पड़ेगा। अब कोड क्लाइंट को नहीं पता कोड को कैसे ओपन करना है, यूज़र को नहीं पता कोड को कैसे ओपन करना, कोड आपने ओपन करके, ठीक है, आपने उसमें चेंज करके देना है। अजान हो रही है, असल की अजान हो रही है।
अच्छा जी, HTML कंटेंट को ऐड करता है, CSS कंटेंट को डिज़ाइन करता है, जावास्क्रिप्ट कंटेंट के जो एलिमेंट है आपका उसका बिहेवियर डिफाइन करता है, वो एलिमेंट कैसे डील करता है, कैसे बिहेव करता है, एनिमेट करके आता है, एनिमेट करके जाता है, क्लिक करने पे क्या होता है, ठीक है। वैलिडेशन हमने करके देखी कि वो इनपुट्स आपकी कैसे बिहेव करती हैं, वो सारा काम हमने करके थे, वो जावास्क्रिप्ट के जरिए होता है। तो स्टैटिक वेबसाइट आपका वही वाला वेबसाइट होता है जिसमें आप ग्राफिकली कोई भी चेंज नहीं कर सकते, आप क्लाइंट को कोई भी ऑप्शन बनाकर नहीं देते, आप क्लाइंट को आप कह सकते हैं कोई भी एक एडमिन पैनल नहीं आप बना के देते क्लाइंट को कि क्लाइंट अपनी चीज़ें चेंज कर सके। जिस तरह फेसबुक ने आपको ऑप्शन दिया है, आप अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर लेते हो, फेसबुक ने आपको अपना ऑप्शन दिया है, आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लेते हो, फेसबुक ने आपको ऑप्शन दिया है, आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हो ना, फेसबुक ने ऑप्शन दिया है आपको, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ये वाली चीज़, ये डायनामिक फंक्शंस हैं आपके। ये फंक्शंस के अगेंस्ट जो आपका डाटा होता है वो डाटाबेस के अंदर सेव होता है। तो जो स्टैटिक है उसमें डाटाबेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो रुकी हुई चीज़ होती है। एक वेबसाइट बना के आपने क्लाइंट को दे दिया, बस वो वेबसाइट उसका एज ए शो पीस चल रहा है, एज वो मतलब कोई उससे वो डाटा नहीं कलेक्ट कर रहा, बस अपना इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहा है, लोगों को अपना इन्फॉर्मेशन बता रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट, अपने जो सर्विसेज हैं उसके अबाउट बता रहा है, तो वो स्टैटिकली चीज़ें हैं। अगर कभी कभार उसे कोई पैटर्न चेंज करना पड़ जाए, कोई पिक्चर चेंज करनी पड़ जाए, कहीं पे प्राइस मिस्टेक हो या प्राइस अपडेट करनी पड़ जाए, तो स्टैटिक वेबसाइट में फिर यही होता है कि वो या तो खुद उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि फाइल्स को ओपन करके, वो कोड को ओपन करके चीज़ को चेंज कर दे। अगर इतना नॉलेज नहीं है तो वो डेवलपर के पास, डिज़ाइनर के पास, जिसने वो डिज़ाइन किया था, वो वेबसाइट बनाया था, तो उससे कॉन्टैक्ट करेगा, फिर वो कोड को ओपन करके उसको वो चीज़ अपडेट करके दे देगा। तो बात वहीं पे आ गई कि कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं बना के दिया कि जिस पे आप यहाँ पर क्लिक करें, आप यहाँ पर क्लिक करें, आप यहाँ पर क्लिक करें तो आप चीज़ों को अपडेट कर सकें, ठीक है, जिस तरह फेसबुक ने आपको प्रोवाइड किया। तो कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको नहीं बना के दिया गया, वो आपका स्टैटिक में आता है। लाइक मेरे पास कोई स्कूल की वेबसाइट है, वो बनवाने आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम डायनामिक बनाएं, हमारे पास कोई एडमिन बंदा भी नहीं है जो इसको अपडेट करें, या हम खुद भी अपडेट करना नहीं चाहते कि चलें यार हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम स्टैटिक बना लेते हैं, एक अपना मतलब हमारी जो एग्जिस्टेंस हो जाएगी ऑनलाइन, हमारे पास डोमेन भी है, होस्टिंग भी है, बस स्टैटिक वेबसाइट लाइव कर देंगे। उसमें आप बैनर लगा दें, उसमें हमारी ये चीज़ें लिख दें, ये वो आपको एक परफॉर्मेंस दे देंगे, ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दें, ठीक है, ये आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, जहाँ पर भी भेजेंगे, फाइवर पर भेज देंगे, स्टैटिक वेबसाइट है ना, तो ये चीज़ें ऐड कर दें। आप उनसे फिर डिटेल से पूछोगे भाई अगर स्टैटिक बनाना है, आपको पता फिर अपडेटेबल नहीं है, अगर अपडेट करना है तो कोडिंग से या मुझसे कंसर्न करना पड़ेगा, उनको पता है कि जो स्टैटिक होती है वो फिर अपडेटेबल नहीं होती है, कोड को ओपन करके अपडेट करना होता है। तो वो कह देगा यार अच्छा ना, ठीक है आप सही कह रहे हो, ये बजट मेरे पास उतना ही है, आप स्टैटिक बना दो, पर इसमें एक फंक्शन थोड़ा सा डायनामिक रख देना, ये जो फीसेज है ना इसका एक पार्ट डायनामिक बना देना, ये भी होता है। तो एक पार्ट भी डायनामिक बना देते हैं कि जस्ट मैं फीस अपडेट कर सकूँ, पेज का हर डाटा ऐसे नहीं, जस्ट मुझे फीस जो इधर कॉलम के आगे लिखा है ना, क्लास 1 की फीस इतनी, क्लास 2 की फीस इतनी, क्लास 3 की फीस इतनी, क्लास 4 की फीस इतनी, बस ये मुझे फीस अपडेट करने का ऑप्शन दे दो, तो मुझसे कोई मतलब $50, $10, $20 जितना भी हो आप उससे डिसाइड करो, ये फालतू ले लीजिएगा, मुझे इतना सा बना के देते हैं। तो वो फिर आपका होता है वो पार्शियल डायनामिक वेबसाइट आपका हो जाता है कि अच्छा आपका ये पार्शियली डायनामिक वेबसाइट है। तो हम जो कस्टम वेबसाइट होता है ना वो फुली डायनामिक हम बनाते ही नहीं, मतलब इस तरह या कि उसको जो वर्डप्रेस होता है वो फुली डायनामिक होता है, आपको लोगो तक चेंज कर लेते हैं आप उसमें, आप क्लाइंट को ऑप्शन दिया होता है ना कि लोगो चेंज कर दें, टैगलाइन चेंज कर दें, साइट का टाइटल चेंज कर दें, इसका कोई भी चीज़ आप चेंज करना चाहिए तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, तो फुली डायनामिक वेबसाइट होता है। बट जब हम कस्टम वेबसाइट बनाते हैं तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छा आपने ये वेबसाइट बनवाना है तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है, बस वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपके लिए ही बनाई जाती है, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता उसका डैशबोर्ड, उसका एडमिन पैनल, क्योंकि डायनामिक बनानी है जब हमने, तो डायनामिक में उसको ऑप्शन प्रोवाइड करने हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से वो चीज़ों को चेंज कर सके, चीज़ों को अपडेट कर सके, अपना लोगो चेंज कर सके, बैनर इमेज चेंज कर सके, अब प्राइस कहीं पे चेंज करना है वो चेंज कर सके, टेक्स्ट कहीं पे चेंज करना है वो चेंज कर सके, तो उसको हमने एडमिन पैनल एक डिफाइन करके देना, वहाँ पर बना के देना एक डिज़ाइन। तो स्पेसिफिक जब बनाया जाता है तो वो मुश्किल नहीं होता, स्पेसिफिक पता है इसी बंदे के लिए बनाया गया है, ठीक है, उसी के लिए हमने बनाया स्पेसिफिक, उसको इजीली समझ है। लेकिन जो वर्डप्रेस है वो एक जनरल है, मतलब हर तरह के बंदे के लिए बनाया गया है। कम्प्लेक्स डैशबोर्ड, आप परेशान हो जाएगा बंदा, जो आपने भी पहले दफ़ा देखा होगा तो ये क्या इतनी चीज़ें आ गई, तो इस तरह यूज़र भी परेशान हो जाता है। तो डायनामिकली जो कस्टम चीज़ होती है उसमें हम क्या करते हैं
कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें बनाते हैं कि अच्छा आपको ये चाहिए, हम इतना सा मतलब फालतू चीज़ें हम ऐड ही नहीं करते। अब देखें अगर एक क्लाइंट है उसको पोस्ट ऐड करना ही नहीं यार, वो पोस्ट आ रही है उसमें, पोस्टर की कैटेगरीज आ रही है उसमें, अब उसने अपनी वेबसाइट में पोस्ट ऐड करना ही नहीं, तो ये चीज़ होता है। सेटिंग्स के नीचे फंक्शन कितने आ रहे हैं उसको इन फंक्शंस का पता ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, ये फालतू चीज़ें हम कस्टम के अंदर ऐड ही नहीं करते। तो कुछ फंक्शंस, कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो पर्शियली डायनामिक होती हैं, मतलब एक दो फंक्शंस उनके डायनामिक होते हैं। तो ज़्यादातर हम ऐसे ही बनाते हैं भाई, जो फीचर चेंज करने वाला है उसको हम डायनामिक बनाते हैं, बाकी फीचर उसको कहते हैं कि भाई होम पेज पे ये चीज़ें नहीं आप चेंज कर पाओगे। वो कहता है कि यार एक दो टेस्टामोनियल मैं चेंज कर पाऊँ, मैं ब्लॉग है मेरा, मैं पोस्टें लिख पाऊँ, ठीक है, इस तरह की वो 3-4 मैं प्रोडक्ट्स को ऐड कर पाऊँ, ये चीज़ें वो कहता है कि डायनामिक फंक्शन बना दो कि ऐड टू कार्ट वाली ये चीज़ें डायनामिक हो जाएं। बाकी जो होम पे लोगो वगैरह है, ये लोगो मेरा यही है, मैंने इसको नहीं चेंज करना बार बार, अगर कभी चेंज करना भी होगा तो आपको मैं कह दूंगा ये मेरा लोगो आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस यही होता है स्टैटिक के अंदर। तो जब भी हम डायनामिक भी बनाते हैं, और उसका मैंने सिनेरियो आपको बता दिया। अच्छा, जब डायनामिक वेबसाइट का बात करते हैं तो आपको पता है डायनामिक में फिर आपका पीएचपी इन्वॉल्व हो जाता है। पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो इसका मतलब सर्वर भी इन्वॉल्व हो गया, सर्वर इन्वॉल्व हुआ तो डेटाबेस इन्वॉल्व हो गया, डेटाबेस इन्वॉल्व हुआ तो डेटाबेस बनाना पड़ेगा हमें। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक वेयर हाउस है, एक जगह है जहां पर आप डाटा को स्टोर करते हो, ठीक है। टेबुलर फॉर्म के अंदर आप डाटा को स्टोर करते हो, टेबल्स होते हैं, आप एंटिटीज का टेबल बनाते हो। एंटिटी बोलते हैं एक किसी भी मतलब आपकी जो एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट, आप कॉलेज का सिस्टम एक बनाना चाहते हैं तो एक स्टूडेंट आपका एक एंटिटी है, एक स्पेसिफिक चीज़ आपका। टीचर आप बनाना चाहते हैं, मतलब टीचर भी आपका एक एंटिटी, एक स्टूडेंट्स का टेबल आ जाएगा, एक टीचर्स का टेबल आ जाएगा। इस तरह फिर आपका हॉस्टल अगर है उसका टेबल आ जाएगा, आपकी क्लासेस हैं उसका टेबल आ जाएगा, आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारे इस तरह आपके टेबल्स आ जाएंगे। उसके अंदर स्कूल का सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं तो हर टेबल के अंदर सेपरेट उसका स्पेसिफिक डाटा सेव होता जाएगा। डाटाबेस एक ही होगा, डाटाबेस के अंदर टेबल डिफरेंट होंगे। जिस तरह आप जब वर्डप्रेस का डाटाबेस क्रिएट करते हो तो आप उसमें देखा होगा, आपने कभी खोल के देखिएगा अपने डाटाबेस को, 12 टेबल बाय डिफॉल्ट आते हैं उसके अंदर। जब आप वू कमर्स इंस्टॉल करते हो वो टेबल आपका और बढ़ जाता है, उसमें कमर्स का टेबल होता है, उसमें पोस्ट का टेबल होता है, उसमें आपके कैटेगरीज का टेबल होता है। तो इस तरह टेबल हम भी बनाते हैं, ये हमने खुद बनाने होते हैं, वर्डप्रेस खुद बना देता है, हमने अपना मैनुअली बनाने होते हैं टेबल्स, तो अपने माइंड सेट से बनाना होता है। तो आज भी अगर सिस्टम्स को प्रेफरेंस दी जाती है तो कस्टम सिस्टम को प्रेफरेंस दी जाती है वर्डप्रेस पे। सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, हमारा जो LMS है कस्टम बनाया गया है PHP और उसके HTML CSS के अंदर, क्योंकि कस्टम के अंदर स्पेसिफिक पर्सन की रिक्वायरमेंट को टारगेट किया जाता है, स्पेसिफिक पर्सन की रिक्वायरमेंट को टारगेट किया जाता है, एक ही बंदे की रिक्वायरमेंट, एक ही सिस्टम की, एक ही कॉलेज की रिक्वायरमेंट को टारगेट किया जाता है। तो एक चीज़ होता है प्रोजेक्ट आपका, एक चीज़ होता है प्रोडक्ट आपका। प्रोजेक्ट आपका वो होता है जो स्पेसिफिक एक जगह पे एक ही दफ़ा बिका, एक ही दफ़ा बना के दे दिया। प्रोडक्ट आपका जनरल होता है, हर जगह पे चलता है। प्रोडक्ट आपका जनरल होता है, लाइक आप कहते हैं एक होता है सिस्टम होता है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, आपने बड़े लोगों ने देखा होगा, आप जब मेगा मॉल में जाते हैं वहाँ पर भी लगा हुआ है, मेडिकल स्टोर में जाते हैं वहाँ पर भी लगा हुआ है, आप किसी और जगह पे जाते हो, ठीक है, छोटे छोटे जो आपके हॉल्स होते हैं, बतीक सेंटर हो गए इस तरह के, तो वो पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम एक जैसा होता है सबका। उसमें प्रोडक्ट्स को ऐड करना, प्रोडक्ट्स का सारा हिसाब किताब रखना, मैनेजमेंट, वो सबका सेम होता है। देखो प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब प्रोडक्ट को ऐड करना, किसी के प्रोडक्ट जूते हो सकते हैं, किसी की प्रोडक्ट क्लॉथ हो सकते हैं, ठीक है, किसी की प्रोडक्ट कुछ हो सकता है, किसी की प्रोडक्ट ये सोफ़ा जो हो सकते हैं, टेबल्स हो सकती हैं। तो वो हर जो पॉइंट ऑफ सेल है वो एक प्रोडक्ट है, वो हर बिजनेस के लिए फिट आ जाता है। प्रोडक्ट ऐड करना भी प्रोडक्ट ऐड कर दो, वो जनरल होता है। लेकिन प्रोजेक्ट एक, मैं कहता हूँ मेरे कॉलेज के लिए जस्ट यार बनाओ, मेरे कॉलेज में जुगाड़ भी हैं। जुगाड़ ये है कि BSc और MSc के दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, उनको मर्ज करके पढ़ा देता हूँ मैं। उनका टाइम पे जब वो क्लास होता है तो वो दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो मेरे अपने कॉलेज का असूल है, मतलब और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अगर नहीं होता ऐसा, बट मेरे में मैं करवा देता हूँ कि मेरे पास 30 बच्चे, 15 बच्चे मुझे MSc के हैं, 15 ही मेरे पास BSc के हैं। उनका 2 सब्जेक्ट आप में मीट करते हैं आपस में, सेम सब्जेक्ट्स हैं। मैं कहता हूँ यार सेम टीचर से जब ये पढ़े, MSc वाले भी और BSc वाले भी बच्चे इकट्ठे पढ़ लें। छोटे कॉलेजेस के मिसाइल्स होते हैं ना, बजट और बहुत सी चीज़ें बचानी होती है इन्होंने, तो वो कहते हैं अब ये एक रिक्वायरमेंट जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है, हर एक को ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती, कुछ स्पेसिफिक उसी ऑफिस को या कॉलेज को फेस करनी पड़ेगी, जो आप कह सकते हैं कि जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। तो डायनामिक के अंदर आपने क्या करना होता है,
आपका PHP इन्वॉल्व होता है। आपने डायनामिकली चीज़ें बनानी होती है, लाइक वर्डप्रेस के अंदर आपको पूरा मिलता है, यहाँ पे फाइल को चूज करो, यहाँ से साइट टाइटल अपडेट करो, यहाँ से टैग लाइन अपडेट करो, यहाँ से पोस्ट ऐड करो, यहाँ से ऑल पोस्ट देख लो, यहाँ से पोस्ट को अपडेट कर दो एडिट पे क्लिक करके, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को ऐड करो, यहाँ पे आप साइन अप का वो ऐड कर दो, यहाँ से आप लॉगिन करो, लॉगिन करते हो तो आपको पता है आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह हमने बनाने हैं इसके अंदर PHP के अंदर डिज़ाइन HTML में, डायनेमिक जो फंक्शंस हैं वो PHP के अंदर। ठीक है, मतलब अगर किसी ने एक बैनर लगाया, एक वेबसाइट है उसमें बैनर लगा हुआ है, तो आप वो चाहता है कि बैनर को चेंज करें, क्या उसको वहीं पे चेंज, यार बैनर को चेंज करना है आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने एडमिन में जाके। जिस तरह हम अब वेबसाइट सेपरेट होता है, वेबसाइट के आगे WP एडमिन लिखते हैं, वहां पर हम जाते हैं उसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर, वहां से चीज को चेंज करते हैं, तब वो फ्रंट एंड पे चेंज होता है। हम फिर वहां पर रिफ्रेश करके देखते थे, अच्छा ये चीज चेंज हो गया। यहाँ पर भी सेम वही वाला सिनेरियो होगा कि आपने वेबसाइट रखना है, वेबसाइट से आगे आपने एक एडमिन का फोल्डर बनाना है, वहां से जब आप एडमिन को बुलाया करोगे, आप एडमिन का अपना यूजर नेम पासवर्ड लगाया करोगे, लगा के आप बस आपका मतलब लॉगिन हो जाया करेगा। उसमें आपने फीचर्स डाल देने, वर्डप्रेस में तो जनरल फीचर्स बहुत ज़्यादा डाले हैं, आपको जिनकी नीड है, जो फंक्शंस आपकी ज़रूरत के, आपने वो डालने हैं सिर्फ आपको वहाँ पर। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ आपके सामने, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ऑलरेडी शेयर है स्क्रीन। मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिएगा मैं लोकल होस्ट यहाँ पर सर्च करता हूँ, मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा ये करके दिखाया। मैं यहाँ पर मेरे पास और भी डायनामिक वेबसाइट है, बट वो मुझे पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं। प्रोफिशिएंट फ्लेम की बात करते हैं, ये देखिएगा मैं प्रोफिशिएंट फ्लेम में आया। अब प्रोफिशिएंट फ्लेम में सारी चीज़ें स्टैटिक हैं, सारी चीज़ें स्टैटिक हैं, मतलब आप कहेंगे ये देखें ये जो है ना, ये डाटाबेस से नहीं आ रहे, बस 4 डाल दिए मैंने स्लाइडर, तो 4 ही पड़े हैं। क्लाइंट चेंज करना चाहेगा वो 5 नहीं कर सकता, वो इनको 3 नहीं कर सकता, कोई उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना के नहीं दिया। ठीक है, इनके लिए डायनामिक है, फंक्शंस डायनामिक है इसमें। मैं वेबसाइट कह सकता हूँ कि पार्शियली डायनामिक वेबसाइट है, कुछ फंक्शंस मैंने इसमें डायनामिक रखे हैं। वो कहता है कि मैंने ये चेंज करना है, वो नहीं कर पाएगा, कोड से चेंज कर पाएगा, डायनामिकली उसको कोई चीज़ नहीं ऐड करके दिया। मैंने कहा, उसने कहा यार डायनामिक फंक्शन बस मेरे पास बजट इतना ही है, बस मुझे ब्लॉग डायनामिक बना दीजिएगा। ठीक है, ये देखो ब्लॉग का मुझे डायनामिक बना दिया, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो और उसको मैंने कोई चीज़ डायनामिक नहीं बना के दिया, मैंने उसको ब्लॉग का पेज डायनामिक बना के दिया। ब्लॉग का पेज के लिए फिर मुझे जाहिर बात है, जब डायनामिक का बात करते हैं तो एडमिन पैनल ज़रूर होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने फ्रंट एंड पे अपडेट करना है तो एडमिन पैनल में लॉगिन करना पड़ता है। आपको पता है वर्डप्रेस में जब हम चेंज करते हैं कुछ, तो पहले हमारे वेबसाइट नज़र आ रहा होता है। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, लोकल होस्ट में टाइप करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ MD कलेक्शंस। ये देखिए मैंने अपना वेबसाइट यहाँ पर सर्च किया तो वेबसाइट मेरा आ जाएगा अभी कुछ सर्चिंग के बाद। तो ये हमारा वेबसाइट है जो यूजर को नजर आ रहा होता है। एडमिन सिर्फ एडमिन के लिए होता है, आपको पता ना, एडमिन जो आप बनाते हो तो एडमिन तो आपको नजर आ रहा होता है, यूजर को एडमिन नहीं नजर आ रहा होता है, यूजर को वेबसाइट जस्ट नजर आ रहा होता है। इसको कंट्रोल करते हो आप एडमिन पैनल से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एडमिन देख लेते हैं कैसे एडमिन इसका एक्सेस होता है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मर्जी होती है, WP एडमिन तो हम इसको कह नहीं सकते, कस्टम वेबसाइट है तो हम ज़्यादातर एडमिन का फोल्डर बना देते हैं। मैंने एडमिन आके सर्च किया तो बिल्कुल आपको एडमिन का लॉगिन मिलेगा, देख रहे हो, जिस तरह आपका वर्डप्रेस का लॉगिन आता है ना, एडमिन का लॉगिन आप यहाँ पर भी डिजाइन करते हो, बट आपके पास कंट्रोल है, इसको आप खुद डिफाइन करते हो। वर्डप्रेस को सबको ही एक जैसा नजर आता है, वो एक जनरल है, वो प्रोडक्ट वो सबके लिए सेम है, बट आप स्पेसिफिक बनाते हो। क्लाइंट कहता है इसका रंग नीला पीला कर दो, आप करना पड़ेगा आपको, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा, ये सब खुद करना होता है, आपने खुद ही इसमें फंक्शन ऐड करना होता है, खुद ही आपने डिज़ाइन करना होता है, जबकि वो वर्डप्रेस आपको बनाया देता है। अब हमारा उधर भी वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जिस तरह हमारा इस तरह पहले वेबसाइट ओपन था, लेकिन मैं लॉगिन पेज पे आ गया। अब देखिएगा हमारा ये वेबसाइट ओपन हो रहा है, इधर ये हमें वेबसाइट नजर आ। अब हमने कुछ भी इसमें चेंज करना है, सारी बात है। मैं कहता हूँ कि यार इसकी जगह ना जो फीचर लगा आ रहा है इसकी जगह चेंज करनी है, ये जो हाफ स्लीव लगा रहा है इसको चेंज करना है, ये जो मैंने जो लिखा 24/7 लिखा है तो इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, कुछ मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्लाइंट चेंज करना चाहता है। तो सारी बात है, क्लाइंट को पता है कि मैं यहाँ पर जाता हूँ WP-7 में लिख देता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन पेज आ गया, इसका भी लॉगिन पेज है, बट फर्क क्या है, वो वर्डप्रेस ने खुद बनाया हुआ है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है। तो ये मैनुअल बनाया हुआ है, HTML CSS में कोड किया है, इसको बनाया हुआ है, लॉगिन पेज बनाया, फिर इस पर फंक्शन भी खुद लगाया हुआ है, जबकि वो वर्डप्रेस ने खुद बनाया हुआ, तो वो तभी सबका सेम आता है। तो लॉगिन कर देते हैं हम इधर। जब हमने इधर लॉगिन किया
अच्छा थोड़ा सा मैं अपना भी काम कर लूँ, मुझे भी याद आ गया। ये देखिएगा, मैं जस्ट इसका एडमिन पैनल मुझे चाहिए, भूल गया था तब तक वो आपका डैशबोर्ड भी लोड हो जाएगा उधर। काम तो खराब हो गया, इसका कौन सा है मुझे याद नहीं, ये चेक कर। बस ठीक हो गई, यही है। मनी बैंडिट, MONEY BANDIT, ये हो गया। ये तो अच्छा, अब अपने डैशबोर्ड में आ गए थे। आपने देखा, आपने इस डैशबोर्ड को कुछ चेंज किया हुआ था, आपने इसमें चीज़ें चेंज की हुई थी, स्टाइल आपने डिज़ाइन सॉरी इसका चेंज किया हुआ था, कलर्स वगैरह। तो इसमें लॉगिन हो के आ गया। इसमें भी देखें कोई अपडेट्स आ जाती हैं तो ये अपडेट आपको कर लेनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। जो भी अपडेट आती हैं इनको आपको कर लेना चाहिए, यहाँ पर अपडेट नो पर क्लिक करना, ताकि वो फिर अब क्या होता है प्लगइन के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने चेंज किया होता है। लाइव सर्विसेज है ना, तो जो चेंज किया होता है फिर वो आपकी वेबसाइट के अंदर भी अच्छा हो जाता है कि अच्छा उन्होंने जो चीज़ अपडेट की अच्छे के लिए अपडेट की होती है, तो फिर आपकी वेबसाइट में वो चीज़ आ रही होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब उसने कोई भी चीज़ चेंज करना है तो जारी बात है एडमिन ऐसे आ जाता है इसका। अब इसका एडमिन करना है हमने, ठीक है। तो इसका एडमिन मैं आपको, मुझे याद नहीं है बट ट्राई करते हैं। एडमिन एडमिन 1 2 3 4 5 याद नहीं है इसका कि ये यही है या नहीं है, लगता है या नहीं है, मेरा नहीं ख्याल ये लगेगा। अच्छा इधर भैया admin@gmail.com नहीं लगा, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या लगेगा। PHP में एडमिन को ओपन करते हैं। यहाँ से मैंने उसका पासवर्ड वगैरह देखना, अभी मैंने पासवर्ड को चेंज नहीं किया तो मुझे यहाँ से उसका पासवर्ड मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रोफेशनल फ्लेम में गया, यहाँ पर मैंने उसका पासवर्ड रखा हुआ तो मुझे यहाँ से पासवर्ड उसका मिल जाएगा। अभी यूज़र नेम सर और ये क्या पासवर्ड कर ऐड। रहे हैं? जी आवाज़ नहीं आ रही? सर मैं पूछ रही हूँ ये आप क्या समझा रहे हैं? आज हमने PHP, ये आपका कसूर है, आपने क्यों क्लास को लेट ज्वाइन किया? लास्ट में आकर आप ढीली पड़ गई हैं, आप ऐसा कर रही हैं। हम पढ़ रहे हैं PHP। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। सर्वर साइड लैंग्वेज का मतलब हम डायनामिकली फंक्शंस को, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, मैं जस्ट लॉग इन कर दूँ फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा इसके साथ भी। PHP होता है आपका सर्वर साइड लैंग्वेज, डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। डायनामिक वेबसाइट में हम जो चीज़ें अपडेट करते हैं वो सारी उसमें चीज़ आ जाती है, वो भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आता है, जिस तरह देखें इसका एडमिन पैनल होता है वर्डप्रेस का आपके पास, तो लेफ्ट साइड पे साइड बार आ रहा होता है। बट मैंने आपको बताया वर्डप्रेस एक जनरल है,
वर्डप्रेस हर तरह के यूजर के लिए है, बेशक वो छोटी वेबसाइट बनाना चाहता है या बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता है, उसको वर्डप्रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको इस डैशबोर्ड पे आना पड़ता है, वो चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं, उसको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो सामने होती है। लेकिन जब हम बनाते हैं कस्टम वेबसाइट, ठीक है, मतलब पीएचपी में जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो मैंने आपको कहा हम स्पेसिफिक बनाते हैं, जिस बिजनेस की होती है हम उसी की बनाते हैं बस। तो इसमें छोटे छोटे फंक्शन होते, मतलब सारी तो नहीं ना ऐड करने होते। अब हमने एक वेबसाइट सामने ओपन किया था, यहाँ पर वेबसाइट था हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोफिशिएंट फ्लेम। अब क्या हुआ कि इस वेबसाइट के अंदर हमने बहुत लिमिटेड फंक्शन डायनामिक किए, बाकी सारे स्टैटिक है। पूरी वेबसाइट आपका स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है, ये देखें पूरा वेबसाइट आपका स्टैटिक वेबसाइट है। इसमें जस्ट क्या चीज़ चेंज किया है, ब्लॉग चेंज किया, ब्लॉग अपडेटेबल है, ब्लॉग अपडेटेबल है, हम एडमिन से जाकर जस्ट ब्लॉग चेंज कर सकते हैं और कोई भी चीज़ हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। बजट उसका इतना था, पता नहीं किधर सोया हुआ है प्रोजेक्ट दे के मुझे, बस वैसे मैंने इसको ओपन किया हुआ है आपके सामने। तो बजट उसका इतना था बस कि वो कह रहा था $200 थे इसके पास। तो मैंने कहा जी फिर स्टैटिक ही बनेगी, डायनामिक नहीं। तो मैंने कहा जी इतनी मेहरबानी कर दो, मतलब स्टैटिक बना दो, ठीक है, अब मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कभी अपडेट करेंगे तो मैं करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पैसे दे के अपडेट करवा लूँगा आपसे, अमाउंट दे के करवा लूँगा कोडिंग के साथ। मतलब मुझे पता है कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं इसकी अपडेट करने की पड़ेगी, अभी से मैं सारी चीज़ें फिट करवा रहा हूँ आपसे। तो बट मुझे ब्लॉग अपडेट कर दीजिएगा कि ब्लॉग मैं खुद डाल सकूँ। मैंने कहा ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर आया, फिर मैंने कहा यार ब्लॉग का पेज ये है, तो पोस्ट जो होती है ना ब्लॉग की ऐड करनी होती है, तो इसको ऑप्शन देना पड़ेगा एडमिन में, जाहिर बात है एडमिन तो बनना पड़ेगा इसका। तो फिर इसका मैंने एडमिन इसको बना के दिया। अब मैंने इतने ही फीचर देने थे जितने उसने पैसे दिए या जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि स्पेसिफिक में यही होता है कि अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट आप बनाते हो, ठीक है। आप यहाँ पर ऐड ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करोगे, मैंने उसको फीचर बना के दिए, ठीक है, जिस तरह इधर फीचर बने हुए ना, इसने बना के दिए हैं वर्डप्रेस ने, उसी तरह मैंने बना के दिए। साइड बार मैंने छोटा सा बनाया, उसका साइड बार कितना बड़ा है, मतलब उसमें फीचर ज़्यादा हैं, हज़ारों के तादाद में फीचर्स हैं। इधर फीचर्स जो है वो कम फीचर्स हैं, ठीक है। इधर तो जस्ट पोस्ट का फीचर बनाया है। तो मैंने कहा यार देखो, एक ऐड ब्लॉग पोस्ट का है, एक व्यू ऑल पोस्टों का है, बस और कुछ भी नहीं मैंने किया। एक ब्लॉग पोस्ट को ऐड करने का बनाया है, एक व्यू का बनाया, और अपडेट का बनाया और डिलीट का बनाया है। जस्ट 4 पेज मैंने ये बनाए। अच्छा सबसे पहले बताता हूँ एडमिन में क्या किया। एडमिन में हम सारी चीज़ें आपको पता है कि खुद डिज़ाइन करते हैं। एक तो बना लॉगिन का पेज, जिस तरह वर्डप्रेस का लॉगिन होता है जब हम एडमिन लॉगिन करते हैं, देख रहे हो यहाँ पर एडमिन लिखा आ रहा है, तो इसका भी एडमिन लॉगिन किया जाता है। उसका WP एडमिन होता है, इसका एडमिन होता है। तो हम एडमिन को लॉगिन करके यहाँ पर आ गए। ये हमारा डैशबोर्ड है, वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड है। बट वर्डप्रेस आपको पता है कि बड़ी चीज़ है, तो स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। हम स्पेसिफिक बनाते हैं PHP के साथ। तो इसके लिए हमने हमारा डैशबोर्ड ये छोटा सा बना। इसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक और भी डैशबोर्ड बड़े हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। अच्छा अब यहाँ पर इसमें जस्ट ये ऑप्शन है, ऐड करो ब्लॉग पोस्ट, व्यू करो ब्लॉग पोस्ट, अपडेट करो और डिलीट करो ब्लॉग पोस्ट, बस ये ऑप्शन है। और कुछ ऑप्शन एक और भी है, प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट चेंज कर दो, कुकीज़ पॉलिसी का कंटेंट चेंज कर दो। ये 2 पेज और डायनामिक बनाए मैंने। फिर प्रोफाइल सेटिंग है कि अपना प्रोफाइल देख रहे हो, जहाँ से ये आपका प्रोफाइल आता है, जहाँ से क्या आप अपना यूज़र नेम चेंज करना चाहते हो, ये देखो यहाँ पर क्लिक करो एडिट प्रोफाइल। वर्डप्रेस पे भी आप एडिट प्रोफाइल में जा सकते हो। यहाँ पर कलर चेंज कर दो, अब मोहम्मद बिलाल, लास्ट नेम चेंज कर दो, निक नेम चेंज कर दो, यूज़र नेम चेंज कर दो, ईमेल चेंज कर दो। आप यहाँ पर अपना पिक्चर चेंज कर दो, तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको प्लग इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिक्चर चेंज वो सारी आई। बस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आई यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्ट है भाई, हर तरह की किसी की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हमने छोटा काम करना होता है, मतलब डायनामिक हमें खुद हर काम करना पड़ता है, इसमें तो हमने छोटा सा बनाया। अगर क्लाइंट कहता है बड़ा बनाना तो पैसे चार्ज करने हैं उसी तरह, और उसमें बड़ा लॉगिन बड़ा सिस्टम बना के देना उसको, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने प्रोफाइल में जस्ट यही किया कि आप जो हैं वो अपना चीज़ें नाम अपडेट कर सकते हैं, अपना ईमेल अपडेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, अपनी जो एडमिन की यहाँ पर ये पिक्चर आ रही है आप इस पिक्चर को अपडेट कर सकते हैं। मैंने उसको ये ऑप्शन दिए जस्ट, उन्होंने कहा ठीक हो गया। अच्छा अब क्लाइंट की वेबसाइट है, क्लाइंट लॉगिन कर दिया। अब होता ना जब यहाँ पर पोस्ट ऐड करते थे तो ऐड पोस्ट पे जाते थे, ऊपर पोस्ट पड़ी होगी, यहाँ पर पोस्ट, ऑल पोस्ट में ऑल पोस्ट आ जाएंगी, ऐड न्यू में न्यू ऐड हो जाएगी, कैटेगरीज पे कैटेगरीज आ जाएंगी, टैग्स पे टैग आ जाएगी। मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं ऐड न्यू पर नहीं कर दिया।
यहाँ पर सारी पोस्टें आ रही होती हैं। एडिट करनी है, आप एडिट पे क्लिक करते हो, एडिट हो जाता है। अगर आपने न्यू ऐड करना तो इधर से ऐड न्यू पर क्लिक करते हो, न्यू ऐड हो जाता है। आपके पास भी यहाँ पर आ गई, देखो ऑल पोस्ट आ गई, ऑल पोस्ट यहाँ से आ रही है। न्यू ऐड करना है तो ऐड न्यू पर करें, व्यू को एडिट करना है, व्यू और एडिट आप यहाँ से कर लोगे, डिलीट करना है या आप यहाँ से डिलीट करते हो। तो मतलब सिनेरियो आपके पास है, वो वर्डप्रेस का अपना है, सबके लिए सेम है। आप ऐड पोस्ट को इधर रख दो, इधर रख दो, ऊपर रख दो, नीला कर दो, पीला कर दो, जो आप करना चाहते हो, आपके पास कंट्रोल है जब आप डिजाइन करते हो, ठीक है। तो आप इसको पूरा हैंडल कर सकते हो। इसके अंदर देखो, इसमें मैंने उधर भी आपने देखा, उधर हम कैसे पोस्ट ऐड करते हैं, हम सारी चीजें ऐड करते हैं। मैं इधर आपको एक पोस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। डायनामिक फीचर बता रहा हूँ ना कि डायनामिक फीचर ये होता है। ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया, पोस्ट का टाइटल मैं लिखता हूँ, हाय दिस इज माय पोस्ट, आई एम इन PHOENIS DND, मैंने ये लिख दिया। यहाँ पर अपने इतना सारा डिटेल डालना है तो मैं डिटेल यहाँ से लेता हूँ लिप्सम से। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने लिप्सम से डिटेल ले लिया, lipsum.com से। मैं यहाँ पर आकर इतना सा डिटेल ले लेता हूँ, इतना ले लेता हूँ, या जितना मुझे ठीक लगे मैं उतना डिटेल ले लेता हूँ। ये देखो, इधर इस तरह का आपके पास आता है, ऐड न्यू पोस्ट करना हो तो मैंने ऐसा बनाया। तो ये मेरी मर्जी है जैसा बनाओ। मैंने कहा इतना हिस्सा बोल्ड हो जाए, नीचे वाली लाइन सारी, तो आप इधर से पकड़ के बोल्ड कर सकते हैं, मैंने भी उनको ऑप्शन दिए हैं। इसको अटैलिक करना है भैया, आप यहाँ से पकड़ के अटैलिक कर सकते हैं, देखो टेढ़ा हो जाएगा, और सॉरी अंडरलाइन हो जाएगा, अटैलिक नहीं अंडरलाइन हो जाएगा, ये आप कर सकते हो। आपने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, आप यहाँ से बिल्कुल फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है, जो आप रखना चाहते हो। आप चाहते हो इसको सिलेक्ट करके आप ये करना है, ये क्या होता है, स्टाइल रिमूव करना, कलर ऐड करना है। ये देखो, आप बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हो, इसको देख रहे हो, बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर करना है, आप टेक्स्ट का कलर इस पर वाइट कर सकते हो, आपका टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा इस पर। सॉरी सिलेक्ट नहीं किया हमने, इसको सिलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद इधर आओ, वाइट कर दो, तो मैंने भी उसको ऑप्शन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। सेंटर लेफ्ट राइट करना है, लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट बना देगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, कोई पिक्चर ऐड करना वो ऐड कर देगा। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं एक इधर पोस्ट का इमेज ऐड कर देता हूँ, देख रहे, तो मैंने ये पोस्ट का इमेज ऐड कर दिया। यहाँ कोई भी हो सकता है इमेज, मैं कह सकता हूँ जी ऑर्डर कंप्लीट करें, ये करें, पोस्ट तो किसी भी तरह की हो सकती है। मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा ये पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको भी यही मैसेज आता था ना कि आपका पोस्ट एडिट सक्सेसफुली। अब मैंने ये देखना है, मैं व्यू ऑल में आया, ये तो देखो मुझे पोस्ट नजर आ जाएगा, ऐसा पोस्ट देख रहे हो, पोस्ट नजर आ गया, बट ये तो एडमिन में है। जैसे आप यहाँ पर ऐड करके एडमिन में देखते हो कि हाँ भाई आपका पोस्ट आ गया है, बट क्लाइंट वेबसाइट पे देखना है, यूजर एंड पे। मैं ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हो वही वाला पोस्ट यूजर एंड पे आ गया। तो ये डायनामिक फंक्शन होता है कि क्लाइंट ने एडमिन में गया, क्लाइंट ने खुद ब खुद वो पोस्ट आज का ऐड कर दिया, लोग आएंगे उसकी वेबसाइट पे, इस पोस्ट को पढ़ेंगे, देख रहे हो। तो आप क्या किया यहाँ पर, ये देखें, इतना सा पहले शो करवाया, ये समरी आपका, जो देखो हमने समरी लिया नहीं ना क्लाइंट से, हमने समरी लिया नहीं। अगर आप ऐड पे जाओ ना, समरी लेने का मैंने ऑप्शन ही बना के दिया। मैंने कहा आप लिखोगे ना जो भी, उसमें से मैं समरी ऊपर वाला आपका उठा लूंगा, थोड़ा सा टेक्स्ट आपका समरी बना दूंगा। नहीं तो आप साइड में क्लाइंट से समरी ले सकते हो कि आप यहाँ पर समरी लिखो, ठीक है, वो भी हो जाता है। अच्छा जी, ये आ गया, आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास पूरा पेज आ जाएगा। ये देखो इस तरह ये आपका साइड बार आ गया ब्लॉग पोस्ट का। क्लाइंट कहता है मेरी पोस्ट ऐसे ना नजर आए, किसी और तरीके से आए, उस तरह का डिजाइन बना के दे दो क्लाइंट को, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट आ रहा है। बैक टू ब्लॉग्स जाएंगे, अब वापस उसी तरह चले जाएंगे। आपने कोई और पोस्ट पढ़ना है, यूजर और क्लाइंट ने कहा हो मेरे से पोस्ट गलत हो गया यार, अब मैंने ना हाय दिस इज पोस्ट आई एम फिनिक्स नहीं करना था, फिनिक्स DND नहीं करना था, कुछ और डालना था, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। फिनिक्स डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स पूरा डालना था, आप ये कह सकते हो। तो आप क्लाइंट आ गया, एडमिन आ गया वापस अपने उसमें एडमिन पैनल में, व्यू ऑल पोस्ट में जाएगा, एडिट पे क्लिक कर देगा। वो जब वो एडिट पे क्लिक करेगा तो फिर वो यहाँ से टाइटल में डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स लिख देगा, DEVELOPERS डेवलपर्स एंड DESIGNERS डिजाइनर्स, ये लिख देगा। जब उसने ये चेंज किया तो फिर वो इसको सेव कर देगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, अब पोस्ट डेट जो है ना वो रोक के रखी हुई है, मतलब क्लाइंट को मैंने अपडेट करने, जिस दिन वो ऐड करेगा उस दिन का ही टाइटल दिया जाए, उसका उस दिन का ही डेट जाएगा। तो इसको अपडेट करने का मैंने ऑप्शन नहीं रखा, बट वर्डप्रेस देता है। क्लाइंट मुझे कहता इसको अपडेट का ऑप्शन दो, मैं उसको अपडेट का ऑप्शन देता, ठीक है। तो डायनेमिक में आप और क्लाइंट डिस्कस करके चलते हो, ठीक है।
अब मैंने देखो क्या कर दिया, आपके सामने अपडेट कर दिया, मैसेज भी आया था, अपडेट हो गया सक्सेसफुली। मैं यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ, देख रहे हो, हाय दिस इज माय पोस्ट, आई एम इन फिनिक्स डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स। वो डिजाइनर्स कट हो गया, क्यों? वो समरी में पूरा नहीं आया। डिजाइनर्स लिखा भी है मैंने शायद, देख लेते हैं, हाँ लिखा भी है, बट वो क्या हुआ, वो समरी में इतना सा लिया मैंने, इससे ज़्यादा नहीं लिया। तो मैं ज़्यादा शो करवाना चाहता हूँ तो मैं ज़्यादा भी करवा सकता हूँ। मैं कोड को ओपन करके PHP के कोड को छेड़छाड़ करूँगा, वो ज़्यादा शो करवा देगा। मैं कुछ भी यहाँ पर करना चाहता हूँ। डेट देखिए, आज का डेट आ रहा है March 8, 2021, डेट भी आ रहा है, यूज़र आ रहा है प्रोफिशिएंट फ्लेम। तो आप जो आपने यहाँ पर पोस्टें देखी होंगी, आप इधर चले जाते हैं, अपनी इस वेबसाइट पे जाएं। मैं वापस एडमिन में जाता हूँ, यहाँ से मैं आपको एक दो पोस्ट ऐड होगी, ऑलरेडी हमने की होगी कोई ना कोई पोस्ट। ये देखो SEO टिप्स की पोस्टर्स ऐड हैं, तो ये तो एडमिन है। मैं वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ, मैं MD कलेक्शंस पे विजिट साइट में चला जाता हूँ, तो आपको मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ, कुछ ना कुछ इस तरह की यहाँ पर भी चीज़ें ऐड होंगी। देखिए देखें, ब्लॉग पे जाएं, ब्लॉग पे चले जाए, हम ब्लॉग पे गए, ये देखिए ये पोस्ट ऐड है, लेफ्ट पे ये पिक्चर मैंने भाई छोटा पिक्चर कर दिया, हमने इस तरह का डिजाइन रखा हुआ है, इसने ऐसा रखा हुआ है, तो डिपेंड करता है। इसकी साइड बार में ये चीज़ें आ रही है, रिसेंट पोस्टें, फॉलोअर्स, हमने साइड बार में कुछ और चीज़ें रखी हैं, लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह। तो ये डिपेंड करता है कैसा होना चाहिए, ठीक है, ब्लॉग्स और लेटेस्ट न्यूज़। तो इस पर ये क्लिक करता है, इसका आगे इस तरह पेज ओपन हो जाता है, नीचे वो आ रही है, हम ओपन करते हैं, हमारा इस तरह ओपन हो जाता है। तो ये डिज़ाइन डिपेंड करता है। हमारा ऊपर वो देखें, ऊपर इतना बड़ा टाइटल लगा आ गया, ये वाला ये टाइटल लगा आ गया हमारा इतना बड़ा, ठीक है। तो ये देखिए, इसका ये इतना, आप भी इतना लिख सकते हो भाई, टाइप करने में क्या मुश्किल है, आप इतना। अब नीचे कमेंट्स हैं, क्लाइंट मुझे कहता है कि इस पोस्ट पे मुझे कमेंट अलाउ करके दो, तो मुझे कमेंट बनाने पड़ते, कमेंट अलाउ करके देता है मैं वहाँ पर उसको, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं कमेंट अलाउ करके देता क्लाइंट को। अब ये सारे एडमिन से हम फीचर ऐड करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको और दिखा देता हूँ, काफ़ी जगह पे हमें कमेंट भी ऐड करने पड़ते हैं, बहुत से काम करने पड़ते हैं, ज़रूरी नहीं ये तो एक छोटा सा फीचर है ब्लॉग पोस्ट को ऐड करना, भाई इतने इतने बड़े फीचर्स होते हैं, इतनी इतनी चीज़ें होती हैं। क्लाइंट कहता है मेरी वेबसाइट पे आए, साइन अप पे क्लिक करे, साइन अप होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, अब आ जाए, क्या नाम है, लुबना अमरीन, क्या नाम था उसका, अमरीन अख्तर। अमरीन, मैं आपको बताता हूँ, एक्नॉलेजमेंट दें, आप इधर हैं अमरीन? जी सर। अच्छा, आज हमने स्टार्ट किया PHP। अब PHP स्टैंड फॉर वैसे होता था पहले पर्सनल होम पेज, बट PHP को हम बोलते हैं जो आपका इसका अभी बनाते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जो सर्वर के साथ डील करता है। मतलब जब भी आपने डायनामिक वेबसाइट बनाना है ना, तो आपको PHP इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक जिस तरह आप कहते हैं कि आपको चीज़ें अपडेटेबल बनानी है, कस्टमाइजेबल बनानी है, कि क्लाइंट ऑटोमेटिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इस्तेमाल करके अपनी चीज़ें चेंज कर सके, अपनी चीज़ें न्यू ऐड कर सके। जिस तरह मैंने आपको ब्लॉग का पोस्ट ऐड करके दिखाया, अगर आप चाहते हो तो वो डायनामिक वेबसाइट कहलाती है, जिसमें ये डायनामिक फंक्शन ऐड होते हैं। क्लाइंट चाहता है तो मुझे इस तरह का फीचर बना के दें, तो आपको एडमिन पैनल में ये फीचर बना के देना पड़ता है। ये आपको पता है, ये फीचर में जब भी डायनामिक की बात करते हैं तो डाटाबेस इन्वॉल्व होता है। वो इसलिए कि भाई आपने ये डाटा कहीं ना कहीं तो यार सेव करना होता है ना, कहीं सेव होगा तो अपडेट कर पाओगे, कहीं पड़ा हुआ सामने तो अपडेट कर पाओगे, ठीक है, कहीं डाटाबेस में, ताकि उधर ये रखा हुआ है उसको उठा के कोई दूसरा रख दो, तभी अपडेट कर पाओगे ना। अब डाटा पड़ा ही कोड में है तो उसको अपडेट नहीं कर सकते, उसको अपडेट कर रहे हैं तो कोड को ओपन करना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। डायनामिक में आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना के देते हो, हाँ भाई यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, चेंज कर दो। लाइक वेबसाइट वर्डप्रेस के एडमिन में लोगो यहाँ से चेंज कर दो, टैगलाइन यहाँ पर चेंज कर दो, पोस्ट ऐड करना है पोस्ट में जाओ, ऐड के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर पोस्ट अपना चेंज कर दो। आपने पेज ऐड करना है, ऐड न्यू पे जाओ, क्रिएट पे क्लिक करो, अपना पेज ऐड कर दो आप, ठीक है। तो इस तरह ऐड करनी होती है सारी चीज़ें। कुछ अपडेट करना है वो नुक्कर में पड़ा हुआ है, आपको पता है, आप जाएंगे उस स्पेसिफिक पेज पे जाके उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करते हैं, बट यहाँ पर हमें फंक्शन भी खुद ऐड करना पड़ेगा, डिज़ाइन भी खुद बनाना पड़ेगा। वर्डप्रेस के अंदर बना बनाया थीम है, एडमिन पैनल वर्डप्रेस का अपना, लॉगिन अपना है, डैशबोर्ड अपना है, हमें डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। यहाँ पर लॉगिन का पेज भी बनाना पड़ेगा, साइन अप का पेज भी बनाना पड़ेगा, साइन अप के पेज का डाटा भी डाटाबेस में भेजना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो समझ आइए आपको कि PHP हमने क्या करना है, हमने सर्वर के साथ खेलना है। मतलब डाटा कभी सर्वर को देना है, कभी सर्वर से लेना है, कभी डाटा हमने अपडेट करना है, इस तरह के काम हमने करना है। सर्वर क्या है, सर्वर पर डाटाबेस बनती है भाई, इसलिए मैं सर्वर की बात करता हूँ बार बार,
कि सर्वर में डेटाबेस होती है, फिर वहाँ उसके साथ हम चीज़ें खेलते हैं, चीज़ें अपडेट करते हैं। अब आ जाते हैं PHP। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। W3 स्कूल पे चलते हैं। अगर हम W3 स्कूल पे जाएं तो यहाँ पर आपको देखें HTML CSS जावास्क्रिप्ट, नीचे आ गया सर्वर साइड, देख रहे हो, मतलब सर्वर की साइड वाली लैंग्वेज। इसके लिए आपको XAMPP का जरूरत होगा, क्यों, डेटाबेस बनाना होता है इसके अंदर, सर्वर के अंदर, तो XAMPP में सारा काम होगा। वो जिस तरह पहले हम बाहर फोल्डर बनाते थे उस तरह नहीं होगा, अभी XAMPP का काम होगा। हमें PHP में काम करना पड़ेगा, तो अपनी फाइल्स की एक्सटेंशन PHP करनी पड़ेगी HTML से, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लर्न PHP क्लिक करते हैं। PHP is a server scripting language and a powerful tool for making dynamic and interactive web pages. एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट लिखा जाता है इसमें। पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनामिक वेबसाइट, इधर कहानी खत्म हो जाती है आपकी कि ये डायनामिक वेबसाइट के लिए है भाई, चीज़ें अपडेटेबल करने के लिए है। जिस तरह फेसबुक आपको ऑप्शन देता है प्रोफाइल पिक्चर चेंज करो, और जाते हो सीधा क्लिक करते हो चेंज हो जाता है, ठीक है, ऑप्शंस आते हैं ना, वो ऑप्शंस ऐड करने हैं, वो ऐसे ऐड होते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू नहीं ऐड होते कि हाँ भाई ये ऐड कर दो, मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट में तो वर्डप्रेस के थ्रू होता है ना। अगर कोई कस्टम वेबसाइट HTML CSS का फंक्शनैलिटी वाला वेबसाइट आपको कहता है तो मुझे डायनामिक वेबसाइट बना के दो, फिर वो ऐसे ऐड होते हैं, अब PHP के जरिए ऐड होते हैं, वो सारा बताऊंगा। अच्छा जी, PHP इज वाइडली यूज्ड फ्री एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू कंपटीटर्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट ASP। वो कहता है कि ASP भी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, उसका इस्तेमाल करके भी आप वेबसाइट्स क्रिएट करते हो, डायनामिक वेबसाइट्स, ठीक है। वो देखो आपका जो क्या कहते हैं वर्ड, ये है W3 स्कूल है, वो ASP में है, देख रहे हो .ASP लिखा आ रहा है, तो आपका PHP में नहीं बना हुआ W3 स्कूल, आपका ASP में बना हुआ है, ठीक है। वो देखो .ASP आ रहा है, बट मेरा देखना जरा, मेरा .PHP आ रहा है, एंड पे देखो .PHP, एडिट पोस्ट .PHP, तो हम PHP में बनाएंगे, हमारा PHP है जो है ज़्यादा। अच्छा जी, PHP 7 इज द लेटेस्ट, आपका जो वर्जन चल रहा है PHP का वो 7 चल रहा है। नीचे आते हैं, ये भी बताऊंगा क्या होता है, ये कैसे आप करते हो। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में चलते हैं, इंट्रो में चलते हैं, PHP के इंट्रो में। अच्छा जी, वाई शुड ऑलरेडी नो, हम क्या जानते हैं, पहले हमने देखा कि HTML कंटेंट ऐड करता है, CSS उस ऐड किए कंटेंट को डिज़ाइन देता है, जावास्क्रिप्ट उसका बिहेवियर डिफाइन करता है, ठीक है, वैलिडेशन के लिए। जावास्क्रिप्ट का यही तो काम है, वही जो डेटाबेस में डाटा भेजना है, डाटा साइन अप करके, मैं कहता हूँ यूजर को रजिस्टर करना है और यूजर को ऐड करना है, यूजर को साइन अप करवाना है, वो सेम नाम यही है कि यूजर को डाटाबेस में भेजना है, यूजर का डाटा स्टोर करना है डाटाबेस में PHP के जरिए। तो वो जो डाटा फॉर्म बनाते हैं हम, वो जावास्क्रिप्ट में उसकी वैलिडेशन नहीं हमने की कि यार जो डाटाबेस में डाटा जाए, एग्जैक्ट जाए, एरर वाला ना जाए, ठीक है, उसका वैलिडेट करते हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो ये 3-4 चीज़ों का मजमूआ, लैंग्वेज का मजमूआ इस्तेमाल करके आप एक डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करते हो। नीचे आ जाओ, इफ यू वांट टू स्टडी दो सब्जेक्ट फर्स्ट फाइंड द ट्यूटोरियल्स। वो कह रहे हैं अगर आपने ये पढ़ा, हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब व्हाट इज PHP इज अ एक्रोनियम, आप कह सकते हो, फॉर PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नाम बनता नहीं है, बस इसको ये कहते हैं कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वाइडली यूज होने वाला ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है आपका, मतलब फ्री में लैंग्वेज, आपका कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका पूरे का पूरा वर्डप्रेस PHP में बना हुआ है भाई, आपकी बहुत सी आपकी वेबसाइट्स, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स PHP का इस्तेमाल करती हैं। नीचे आते हैं, PHP is an amazing and popular language. It is powerful enough to be at the core of the biggest blogging system on the web. WordPress की बात आ गया कि WordPress PHP यूज करता है। It is deep enough to run the largest social network. Facebook भी PHP इस्तेमाल करता है। It is also easy enough to the beginners first server side language. ये बिगनर्स के लिए पहली सर्वर साइड लैंग्वेज है जो उसको सीखना होती है। PHP फाइल्स की बात करते हैं, PHP फाइल्स कैन कंटेन टेक्स्ट। PHP का फाइल आपका HTML का टेक्स्ट को कंटेन कर सकता है, CSS का टेक्स्ट कंटेन कर सकता है, जावास्क्रिप्ट भी कंटेन कर सकता है, PHP का कोड भी कंटेन कर सकता है। जब ये 4 चीजें एक पेज में आ जाएं तो पेज को आप .php की एक्सटेंशन से सेव करते हो, फिर .html नहीं सेव करते, फिर सेव करते हो .php। जब तक पेज में PHP नहीं आया उसको आप .html सेव कर सकते हो, ओके की रिपोर्ट में है। जब पेज में PHP इंक्लूड कर दिया है फिर आप उसको .php सेव करोगे, .html आप सेव नहीं करोगे। PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड। जी जी सर, जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं, जब हम साइन अप करते हैं या अकाउंट बनाते हैं, तो वो भी तो डाटा कहीं जाके स्टोर होता है ना, हाँ, उधर भी वही सेव, सर्वर साइड की लैंग्वेज यूज हाँ, होती है। वही सर्वर साइड लैंग्वेज यूज होगा। जब भी आप साइन अप करते हो किसी भी वेबसाइट में,
उन्होंने यही तो किया होता है, आपके फॉर्म्स से आपका डाटा डेटाबेस में अपनी में स्टोर करवा लेते हैं, अपनी डेटाबेस में सेव होता है। अब उनके पास वो सेव डाटा पड़ा है, कभी भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिधर भी उन्होंने इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह तो ये डाटा के मिसाइल बनते हैं ना, आपका सारा डाटा फेसबुक के पास है, व्हाट्सएप के जरिए भी, फेसबुक के जरिए, गूगल के पास है, तो वो यही होता है कि उनके डाटाबेसेस में डाटा सेव हो जाता है। तो एवं तहमी लोग नहीं इस्तेमाल करते अपना डाटा जिनको ज़रूरत होती है। आप लोगों ने, हम लोगों ने तो 7500 वेबसाइट्स में लॉगिन किया, साइनअप किया होता है, और अपनी जो एप्स हैं वो इंस्टॉल की होती हैं इतनी ज़्यादा। तो ये चीज़ होता है, डाटा जाके जहाँ पे सेव हो जाता है वेबसाइट्स के डाटाबेसेस के, तो हमारा कौन सा कोई मतलब किसी ने इतना चोरी कर लेना है, तो पर्सनल डाटा तो हमारा नहीं ना होता, बस यही चीज़ें होती हैं, तो इसका इशू नहीं होता। खैर पब्लिक हो गया हमारी काफ़ी चीज़ें, पहले पब्लिक है इतनी ज़्यादा। अच्छा जी, PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। बिल्कुल, जब बात ही हम करते हैं कि सर्वर साइड लैंग्वेज है तो उसका सारा कोड ही एग्जीक्यूट सर्वर पे होगा, ठीक है। मतलब इसमें सर्वर का इन्वॉल्वमेंट होगा आपका, बिना सर्वर के आप PHP को चला नहीं सकते। तो सर्वर आपके पास ऑलरेडी है, या तो डोमेन होस्टिंग परचेज कर लो, या भाई आपके पास है, आप अपने कंप्यूटर को सर्वर बना लेते हो, वहां पर काम करते हो, ओके हो गया। PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज ए प्लेन टेक्स्ट, और रिजल्ट आपको ब्राउजर में देता है एज ए प्लेन टेक्स्ट। ठीक बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब ब्राउजर को ओपन करते हो, जब आप टेक्स्ट गूगल में लिखते हो, गूगल के सर्च इंजन में, वेयर इज पाकिस्तान, गूगल का सर्च इंजन आपका ब्राउजर में ओपन हुआ है, आपने वहां से लिखा वेयर इज पाकिस्तान, इंटर किया, वो टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म है आपका, HTML में बना है, CSS में उसको डिजाइन किया है, ठीक है। आपने उसमें लिखा, वो क्लिक किया जब बटन पे सर्च के या इंटर किया, वो जाके जो व्हाट इज पाकिस्तान है, वेयर इज पाकिस्तान है, जाके डेटाबेस में गया, वहां से उसने मैच किया। ये बताता हूँ कि अभी तो रजिस्टर का मतलब होता है डेटाबेस में डाटा डाल देना, सर्च का मतलब होता है मैच करके, डला हुए डाटा को मैच करके लाना वापस। आपको उसने सर्च किया, सर्च करके उसने आपको आपके ही ब्राउजर पर रिस्पॉन्स शो कर दिया नीचे, तो आपके ब्राउजर और सर्वर के बीच का काम है। सर्वर रिक्वेस्ट भेजता, ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर रिक्वेस्ट पे प्रोसेस करता है, ब्राउजर में आपको वापस रिस्पॉन्स दे देता है प्लेन टेक्स्ट की सूरत में। आप किसी भी वेबसाइट में साइन अप करते हो, आप अपना यूजर नेम डालते हो, ईमेल डालते हो, पासवर्ड डालते हो, अपनी सारी डेट ऑफ बर्थ डालते हो, कुछ भी डालते हो, बटन पे क्लिक करते हो, वो डाटा आपका डेटाबेस में सेव हो जाता है। क्या हुआ, ब्राउजर पे आपने वेबसाइट ओपन किया था, आपका ब्राउजर से डाटा उठ के जाके डेटाबेस में चला गया, उनके पास स्टोर हो गया, डेटाबेस में सेव हो गया, आपको उसके रिटर्न में मैसेज आया, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज गो टू योर ईमेल टू वेरीफाई योर ईमेल, आपको मैसेज आ जाता है, तो आपके ब्राउजर में आपको रिस्पॉन्स मिल गया। यही काम PHP में हम करते हैं कि जी वो उन्होंने भी PHP में किया होता है कि आपका डाटा जाके सेव हो गया, उसका रिस्पॉन्स आ गया। PHP फाइल्स हैव एन एक्सटेंशन .php, वो क्या कह रहे हैं, PHP का फाइल जो है वो .php का एक्सटेंशन रखता है। What can PHP do? PHP क्यों PHP क्या कर सकता है? PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट, पेज का कंटेंट डायनामिक कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, पूरे पेज का कंटेंट लगा हुआ है, किधर हेडिंग है, किधर कुछ भी है, टेक्स्ट है, किधर इमेज है, आप उसी का एडमिन पैनल में एक पेज बना दो, उसका नाम दे दो चेंज कंटेंट, वो चेंज कंटेंट पे क्लिक करेगा, वहां पर लिखा होगा अपडेट हेडिंग, अपडेट टेक्स्ट, अपडेट इमेज, आप अपडेट कर सकते हो। PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन अ सर्वर। PHP फाइल को क्रिएट कर सकता है, फाइल्स को ओपन कर सकता है, फाइल्स को आप बटन की क्लिक पे, आप कहते हैं ये बटन है, इस पे फाइल को ओपन करना है, क्लिक किया फाइल ओपन हो जाएगा। इसमें करते हैं ना हम फाइल ओपन वर्डप्रेस के अंदर, कितने फाइल्स हम ओपन करते हैं, जब हम वो करते थे प्लगइन्स में जाते थे, हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन होगा, WP फॉर्म्स है, यहाँ पर जाते थे, इसका कोड ओपन करते थे, वो सारी चीज़ अगर फाइल कोई ओपन करना चाहें तो हम इजीली ओपन कर सकते हैं इधर। अच्छा जी, PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा, क्या मतलब इसका, PHP कलेक्ट कर सकता है फॉर्म का डाटा। ओ भाई, जो आप ऑनलाइन एडमिशन करते हो, जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो, वो सारा डाटा वो डाटा उठा कर डेटाबेस में सेव कर देता है। इसका मतलब है कि डाटा कलेक्ट कर दिया, फॉर्म से डाटा उठा लिया, आपने कहीं से रजिस्ट्रेशन करनी है, कहीं पे अप्लाई करना है, तो भाई अप्लाई करने का मतलब यही कि आप उनको अपना डाटा दे रहे हो, वो आपसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपका डाटा कलेक्शन होती है कि आप PHP के जरिए आपका फॉर्म का डाटा उठाते हैं, PHP के जरिए उठा के डाटाबेस में सेव कर देते हैं। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज, PHP कुकीज को सेंड एंड रिसीव करता है, ठीक है जी, आपकी मतलब जो आपकी नकलो हरकत है उसको सेव करता है ये आपके पेज की। PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डेटाबेस, हाँ ऐड कर सकता है डाटा,
बिल्कुल। ऐड करने के सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं ना। एक तो यूजर आया, यूजर ने साइन अप कर दिया, यूजर ने साइन अप किया, डाटा ऐड हो गया, उसको भी ऐड करना कहते हैं। एक ऑनलाइन अप्लाई था, यूजर ने आया, अप्लाई किया, डाटा ऐड हो गया। पीछे ऐड ही होता है, काम ऐड का ही हर जगह पे। अच्छा, एक ये है प्रोडक्ट ऐड करनी है, ठीक है। कितने मोबाइल फोन है जी? 10 मोबाइल फोन है। क्या प्राइस है इनकी? अपने ही बंदे से बात कर रहे हो, आपके पास लिस्ट है। ऐड करना डाटा, भाई ऐड ही तो करते हो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का ऐड करना, तो काम पीछे ऐड करना। इतनी कहानी, इतनी चीजें, काम ऐड करना, ऐड करते हैं भाई। प्रोडक्ट्स भी ऐड होती हैं, पोस्ट भी ऐड होती हैं, इमेजेस भी ऐड करते हो, मतलब इमेज कोई अपलोड करनी है, ठीक है। पोस्ट जो पोस्ट करते हो फेसबुक पे, उसके अगेंस्ट ऐड ही होती है पोस्ट। आप पोस्ट ऐड करते हो, वो पोस्ट जाके डेटाबेस में एज ए पोस्ट ऐड हो जाता है, ऐड का फंक्शन लगा होता है। ऐड कर सकते हो आप कंटेंट। डिलीट, उस पोस्ट को आप डिलीट भी कर देते हो, वो आपका डेटाबेस से डिलीट भी हो जाता है। मॉडिफाई, आप उसको अपडेट करना चाहते हो, मैंने आपके सामने अपडेट करके दिखाया। पहले मैंने पोस्ट को ऐड किया, फिर मैं उसको अपडेट किया, ठीक है, वो आप अपडेट भी कर सकते हो। फिर चौथी चीज, इन योर डेटाबेस, 4 चीजें आ गई। ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, दूसरा चौथा होता है आपका अब ऐड, अपडेट, डिलीट। ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, शो करवाना, चौथा हो गया शो करवाना, सिलेक्ट। ये तो ऐड डिलीट हो गया ना, एक जगह पे आपको नजर भी आ रहा होता है सारा डाटा, वो जो आपको दिखा रहे होते हैं, अच्छा आपका इस दिन पेपर होगा, आपका ये होगा, ये होगा, ये डाटा नजर आ रहा होता है। जो एडमिन पे हमें नजर आ रहा होता है, आपकी ये तमाम पोस्टें ये आ रही हैं, ये देखो, ये तमाम पोस्टें, ये आप ऐड की, ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट सॉरी, यहाँ पर ये पोस्टिंग, ये होता है शो करवाना। आपको वेबसाइट पे डायनेमिक डाटा, ये पोस्ट यहाँ पर शो हो गया, डायनेमिकली ऐड किया मैंने, पोस्ट जाके डेटाबेस में ऐड हुआ, फिर पोस्ट को हमने अपडेट भी किया, ये होता है पोस्ट को शो करवाना। ये शो हो गया पोस्ट, यूजर आके इस पोस्ट को पढ़ सकता है। मैंने कहा ये पोस्ट डिलीट करना है, मैं यहाँ पे आया, डिलीट पे क्लिक किया। जब मैंने डिलीट करना चाहो, कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ऐसे ही पूछा जाता है। आप जब भी कोई चीज पूछ कर रहे हो, डेंजर है ना, तो जब भी डेंजर की मतलब हम बात करते हैं, तो फिर इसको हम अलर्ट एक देना पड़ेगा कि आपने इसको डिलीट करना है, अपडेट करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट दे रहा है आपको, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट पोस्ट। मैंने कहा जी, पोस्ट को मैंने डिलीट करना है। ओके की रिपोर्ट की, तो मेरा पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, आपको मैसेज नजर आया, पोस्ट मेरा डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, मुझे पोस्ट नजर ही नहीं आएगा, ठीक है, पोस्ट मुझे नहीं नजर आ रहा। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ वेबसाइट पे, मैंने रिट्रीव करवाया वो पोस्ट, जो ही मैं रिफ्रेश करूंगा पोस्ट गायब, पोस्ट है ही नहीं, पोस्ट डिलीट हो गया, पहला पोस्ट आपका गायब। तो आपने पीएचपी में बेसिकली 4 काम करने होते हैं, वो 4 काम, उसको हम बोलते हैं क्रूड। क्रूड, यहाँ पर आ जाए, उसने ऊपर यही वाली बात की है, मैं आपको यहाँ पर भी ओपन करके दे, जो हम पीएचपी में करते हैं उसको बोलते हैं CRUD, क्रूड। क्रूड फंक्शंस, ऑपरेशंस कहते हैं हम इसको। क्रूड, क्रिएट करना, और रिट्रीव करना। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने बना दिया, मतलब हमने भी मतलब टर्म किसी ने डाल दिया कि क्रूड डिस्क को कहते हैं। अब कुछ और भी कह सकते हैं, जरूरी क्रूड नहीं कहना, मैं इसको मतलब कह देता हूँ, और भी लोग कह देते हैं क्रूड डिस्क को कहते हैं। तो अपडेट करना, ठीक है, अपडेट करना, 4 चीजों के राउंड अबाउट आपका पीएचपी घूमता रहता है, ठीक है। क्रिएट, अपडेट, डिलीट करना, यहाँ पर आ गया, डिलीट करना, और रिकॉर्डिंग लगाया हुआ है मैंने। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी हमजा क्लास हो रही है, तो क्लास के बाद में आपको क्या चाहिए आपको, अभी मुझे इस बैच के सारे पेपर्स का स्क्रीनशॉट चाहिए, प्रैक्टिकल वाले के। वालेकुम सलाम। अच्छा हमजा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, किस पेपर्स की बात कर रहे हैं आप? जो हमारा पहले हुआ है, मुझे समझ नहीं आपकी बात है, ठीक है। वालेकुम सलाम।
किन की बात कर रहे हैं आप पेपर्स की? मेरी यार अभी क्लास हो रही है, तो क्लास के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। मैं इनको पीएचपी करवा रहा हूँ, तो अभी फिर वो मुझे इनएक्टिव में जाना पड़ेगा। वो डाउनलोड करने पड़ते हैं या क्या होता है उनका? हम बाद में बात करते हैं इस पर। हैं 8 बजे के बाद मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, या आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, इस पर डिस्कशन कर लेंगे हम। अच्छा, क्रूट का मतलब होता है क्रिएट करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना, डिलीट करना। अब देखो क्रिएट करने का क्या मतलब है? वो भी क्रिएट करना, ऐड करना ही होता है। कलेक्ट करना, ऐड करना, डाल देना, इंसर्ट कर देना। फॉर्म से उठाया, यूजर ने ऐड किया, क्लिक किया, डाटा डाटाबेस में चला गया। ऐड करना। रिट्रीव करना क्या होता है? वो जो मैंने शो करवाया, ऐड किए के डाटा को शो करवा देना, बस और कुछ भी नहीं। रिट्रीव करने का मतलब होता है शो करना। मैंने पोस्ट को ऐड किया, उधर पोस्ट मैंने रिफ्रेश करके देख लिया, वो होता है शो करना। ठीक है। अपडेट करना, मॉडिफाई करना, भाई चेंज करना, अपडेट करना है, डिलीट करना, डिलीट करना। ये 4 चीजों के अबाउट आपका पूरा पीएचपी घूमता है। इन 4 चीजों के अलावा कोई और चीज नहीं है, कोई और चीज नहीं है। ठीक है, जिधर मर्जी भाग लो। प्रोडक्ट को ऐड करना, क्रिएट करना ही होता है। पोस्ट को ऐड करना, क्रिएट करना ही होता है। आपने इमेजेस गैलरी ऐड करनी है, क्रिएट करना ही होता है। डाटा डाटाबेस में ऐड ही होता है। जाके आपने पोस्ट ऐड किया, ठीक है, आपने अच्छा आपने पोस्ट ऐड किया एक फेसबुक पे, वो आपका पोस्ट ऐड ही होता है। जाके उसके अगेंस्ट ऐड का ही फंक्शन लगा हुआ, जाके ऐड हो जाए। जितनी मर्जी भाग लो, काम ऐड करने, बस सिनेरियो चेंज है थोड़ा सा। कोड में सिनेरियो नहीं चेंज, कोड वही है आपकी अकल के लिए। अच्छा इसको ये करना है, इसको ये। मैं कहता हूँ देखो, यही कहता हूँ कि साइन अप करना है। साइन अप करना है ना, तो क्या होगा? एक फॉर्म बनाना है, यूजर आएगा, पब्लिक फॉर्म बना दिया, यूजर आया, पब्लिक है वो, हर कोई साइन अप कर सकता है। यूजर ने नाम इंटर किया, यूजर ने अपना पासवर्ड वगैरह डाल दिया, इंटर कर दिया, डाटाबेस में डाटा सेव हो गया, उसको एक ईमेल चला गया, तुम्हारा यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर लो। ठीक हो गया? अच्छा जी, वो हो गया एक साइन अप करना। एक होता है आप खुद जाके कहीं पे आप ऐड करवाते हो, या कॉलेज वाले हैं, कॉलेज वालों के पास हमने फॉर्म में डाटा भेज दिया, हार्ड फॉर्म में, खुद ऐड करते हैं। उसके पीछे भी ऐड करना ही होता है, उसके पीछे भी फंक्शन ऐड करने की है। रिट्रीव करना, शो करवाना, वो सेम फंक्शन। अपडेट करना, या वो भी अपडेट करते हैं, क्लाइंट अपना अपडेट कर सकता है, आप अपना फेसबुक का अपडेट कर देते हो, तो फंक्शन पीछे अपडेट करना ही होता है, डिलीट करना ही होता है। ठीक है, क्रूड आपको याद रहना चाहिए। PHP कैन ऐड, वही वाली बात, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डेटाबेस। PHP कैन यूज्ड टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। बिल्कुल, PHP में आप यूजर की एक्सेस भी कंट्रोल कर सकते हो। लाइक यूजर एडमिन है, यूजर जस्ट प्रोडक्ट्स देख सके, यूजर जस्ट आपकी जिस तरह आपके रोल्स होते हैं, पब्लिशर है यूजर, यूजर एडमिन है। मतलब देखो, एक वेबसाइट है या एक ऑफिस है, पूरा बुटीक सेंटर है, उसका मालिक उसका एडमिन है। मालिक चाहता है जो रिजल्ट्स हैं ना, जो एनालिटिक्स हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, वो मैं देख सकूँ, कोई और ना देख सके। वो आपको कहेगा यार इसमें रोल ऐड करो, 4 रोल ऐड करो, मैं मास्टर एडमिन हूँ, मैं आगे एडमिन क्रिएट कर सकूँ, मैंने को बंदा रखा हुआ है पैसों पे, मैं उसको ऐड करूंगा इसमें। अच्छा भाई तुम्हारा यूजर नेम ये, पासवर्ड ये, तुम्हें लॉगिन मिल गया, तुमने लॉगिन करके मैं इसको मैनेज करना है। बट उसको लिमिटेड एक्सेस है, वो क्या क्या मैनेज कर सकता है? वो प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, वो प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। उसको ये एक्सेस दिया मैंने, उसको मैंने एनालिटिक देखने का एक्सेस नहीं दिया, रिपोर्टें नहीं वो मेरी देख सकता। ठीक है, तो ये होता है रोल्स को डिफाइन करना, एक्सेस को कंट्रोल करना। उसको मैंने इतना एक्सेस दिया। एक बंदा है, वो एडमिन के भी नीचे है, ठीक है, वो एडमिन के भी नीचे है, उसको क्या एक्सेस दिया? तूने जस्ट कमेंट पढ़ने हैं, बस कमेंट पढ़ने हैं, कमेंट पढ़ के देखने हैं, अगर कोई गलत कमेंट है उसको डिलीट करना है। और वो प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकता, प्रोडक्ट डिलीट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? वो सिर्फ कमेंट्स को पढ़ेगा, डिलीट कर देगा। एक को मैंने कहा, उसको मैंने बना के दिया ना, रोल्स है ना, उसका रोल ये है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट लिख सकता है, ऐड नहीं कर सकता। लिखी हुई उधर आ जाएंगी, ऐड में नहीं करेगा। उसने सारी लिख के रख दी है, एडमिन आएगा, पढ़ेगा, ये सही लिखी है, चलें ऐड कर दें, चलें ऐड कर दें, क्योंकि उसकी परमिशन के बगैर ऐड नहीं हो रही, चलें ऐड कर दें, चलें ऐड कर दें। ठीक है,
रोल डिफाइन होते हैं ना, जब आप व्हाट्सएप का ग्रुप का चेंज कर देते हैं रोल, जस्ट एडमिन कैन सेंड द मैसेज, तो जस्ट मैं सेंड कर पाता हूँ और कोई नहीं सेंड कर पाता, ठीक है। ऊपर जो आपका जो उसका कवर होता है इमेज वगैरह, वो चेंज एडमिन जस्ट चेंज कर सकता है। तो ये रोल्स होते हैं, कौन काम कर सके कौन ना कर सके, तो वो रोल्स भी आप PHP में कंट्रोल कर सकते हो। इफ एल्स लगता है, कंडीशंस लगती हैं। अगर रोल इक्वल टू एडमिन, अगर जो रोल है वो एडमिन वाला बंदा है, एडमिन है, तो वो हर काम कर सके। इफ रोल इक्वल टू पब्लिशर, तो जो पब्लिश वाला बंदा है वो जस्ट पब्लिश कर सके और कुछ ना कर सके। तो ये चीज होती है रोल को डिफाइन करना। PHP कैन इनक्रिप्ट डाटा, बिल्कुल ही आप इसमें इंक्रिप्शन भी कर सकते हो। डाटा कोई और है, उसको इनक्रिप्ट करके कुछ और बना सकते हो, उसका पासवर्ड जनरेट करते हो, वो पासवर्ड जो लगाएगा जस्ट उसको डाटा नजर आएगा। With PHP you are not limited to the output HTML, you can output images, PDF files and even flash movies। इसको एडवांस चीज होगी कि वो आप जस्ट डाटा देख ही नहीं सकते, आप डाटा को डाउनलोड भी कर सकते हो, इमेजेस के अंदर, PDF के अंदर, इस तरह की फाइल्स के अंदर बात कर रहे हैं। यू कैन आल्सो आउटपुट एनी टेक्स्ट सच एज XML एंड XHTML। अच्छा जी, वाई PHP ही क्यों यूज करना है? PHP रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, वेब बड़ी आसान है। अब अभी के लिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए होता, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता है। ये नोटपैड हो जाए आपके पास, ड्रीम वीवर हो जाए आपके पास, ब्रैकेट हो जाए आपके पास, विजुअल कोड हो जाए आपके पास, सबलाइम टेक्स्ट हो जाए आपके पास, इनको आप इंस्टॉल करें और काम स्टार्ट कर दें। अगर आपको एंड्रॉयड करना पड़ेगा, उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो करना पड़ेगा, सिमुलेटर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो ज़रा भारा काम हो जाता है। तो उसमें आपको तो हर इंसान आसानी मांगता है, ये जल्दी से शुरू हो जाए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाए काम। तो PHP की तरफ, वेब की तरफ ज़्यादातर लोग आते हैं, इसलिए मतलब, ठीक है। बट ज़्यादातर फ्रंट एंड ही होता है PHP में, मतलब डेवलपर उसी को बोलते हैं जिसको डायनामिक फंक्शन भी ऐड करने आता है। तो आपने डेवलपर बनना है, तो ये विंडोज़ पे भी चल जाता है, लिनक्स पे भी चल जाता है। PHP इज कंपेटेबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज टुडे। जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं आपके सर्वर्स, अपाची हो गया आपका, उनके साथ आपका ये इस्तेमाल हो जाता है। PHP सपोर्ट्स एज अ वाइड रेंज ऑफ द डेटाबेस। PHP एक बड़ी डेटाबेस की रेंज को सपोर्ट करता है, ठीक है। PHP इज अ फ्री डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल PHP वगैरह के फ्री होता है। PHP इज इजी टू लर्न एंड रन एफिशिएंटली इन द सर्वर साइड। ये आसानी से आप सीख सकते हो, आप इसको सर्वर साइड पे इस्तेमाल कर सकते हो, रन कर सकते हो। PHP 7 में क्या क्या चीज़ें आई हैं वो यहाँ पर इन्होंने लिखी हैं। पहले 5.6 था, तो PHP 7 इज much faster than the previous popular stable release 5.6. PHP 7 has improved error handling. Errors को इन्होंने ज़्यादा स्पेसिफिक बना दिया है कि बंदे को एग्जैक्ट एरर पता चल जाए। PHP 7 supports stricter type declaration for the function arguments. फंक्शन के आर्गुमेंट के लिए उसका फंक्शन का टाइप डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा। PHP 7 supports new operators like the spaceship operators। तो ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है ऑपरेटर, पढ़ के पता चलेगा। तो ये इस तरह की नई चीज़ें लेके आए हैं वो। तो PHP को करना कैसे है वो हम स्टार्ट कर देंगे। मैं असर की नमाज पढ़ना है, तो असर के पढ़ने के बाद मैं अभी आता हूँ वापस वहाँ से, ठीक है। तो आपको मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग में डिटेल चीज़ें बता दी हैं, तो PHP आपकी समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद कोड तो करना है, पहले आपको ओवरव्यू तो हो जाए, इंट्रोडक्शन तो हो जाए कुछ चीज़ों का सारा,